आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी किताब जिसे अमेरिकन लिटरेचर का शाहकार कहा जाता है। इसका नाम है द स्कारलेट लेटर। इसे लिखा है नाथानिएल हॉथॉर्न ने। चलो सबसे पहले इसी मुसन्निफ यानी ऑथर को थोड़ा देख लेते हैं। ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ नथानिएल हॉथॉर्न। नथानिएल हॉथॉर्न की जिंदगी ही एक नावल जैसी थी। वो 1800s में अमेरिका में पैदा हुए। जब वो सिर्फ 4 साल के थे, उनके वालिद का समुंदर में इंतकाल हो गया। इसके बाद उनकी वालिदा ने उनकी परवरिश अकेले की और उस शहर सेलेम में की जो विच ट्रायल्स की वजह से बदनाम है। हॉथॉर्न ने एजुकेशन बोडोइन कॉलेज से हासिल की और 1824 में ग्रेजुएशन की। इसके बाद 1842 में उनकी शादी सोफिया पीबॉडी से हुई। ये शादी बहुत खूबसूरत थी और इससे 3 बच्चे पैदा हुए। लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। हॉथॉर्न सिर्फ लिखकर अपने खानदान का गुजारा नहीं कर सकते थे। क्यों? कि उनका उस वक्त लिखना कोई बड़ा प्रॉफिटेबल काम नहीं था। चुनांचे 1846 से 1849 तक उन्होंने सेलम कस्टम हाउस में एक सर्वेयर की नौकरी की। यह एक सरकारी अहदा था। ये भी जान लें कि हॉथॉर्न की दोस्ती उस जमाने के मशहूर राइटर्स लॉन्गफेलो, थोरो और हरमन मेलविल से भी थी। अपने आखिरी डेज में वो 6 इयर्स यूरोप में रहे और 1864 में इनकी डेथ हो गई। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तब हम समझते हैं कि ये कहानी लिखी कहाँ गई है। इसका ताल्लुक एक मजहबी गिरोह पुरिटन्स से है। ये वो लोग थे जो 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में पैदा हुए थे। अब हम देखते हैं कि पुरिटन्स कौन थे। ये नाम प्यूरिफाई यानी पाक साफ करने से बना है। ये लोग चाहते थे कि चर्च ऑफ इंग्लैंड को खुदा के कलाम के मुताबिक मुकम्मल तौर पर खालिस बना दिया जाए। इंग्लैंड में उन पर जुल्म हुआ तो 1620 में इनमें से कुछ लोग मेफ्लावर जहाज पर सवार होकर नई दुनिया यानी अमेरिका आ गए ताकि अपनी इबादत बिला रोक टोक कर सकें। आज लोग प्यूरिटन्स को अमेरिकन सोसाइटी की बुनियाद समझते हैं, लेकिन हॉथॉर्न ने इस नावल में उनकी सख्त गिरी और कट्टर मजहबी सोच पर बहुत क्रिटिसाइज किया है। अब हम इस नावल के बारे में कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं। इसे भी जहन में रख लें। मुकम्मल नाम द स्कारलेट लेटर। कब लिखा? 1848 से 1850 के दरमियान। कहाँ लिखा गया? सेलम, मैसाचुसेट्स में। कब पब्लिश हुआ? 1850s में। टाइम पीरियड कौन सा था? ट्रांसेंडेंटलिज्म यानी फितरत और इनफिरादी आज़ादी पर यकीन रखने वाला दौर। चांट किया है नॉवल। सेटिंग बॉस्टन मैसाचुसेट्स में 1640s की दहाई में, यानी अमेरिका में इंग्लिश आबादकारी के शुरू के दौर में। पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन ऑमनिसियंट यानी नरेटर सब कुछ जानता है, हर किरदार के दिल तक में क्या चल रहा है ये इसे पता है। ओवरव्यू। अब आते हैं कहानी की तरफ। द स्कारलेट लेटर की स्टोरी हेस्टर प्रिन नामी खातून के गिर्द घूमती है। कहानी 17th सेंचुरी की पुरिटन सोसाइटी में है। हेस्टर पर जिना यानी एडल्ट्री का इल्जाम लगता है, यानी उसका एक बच्चा उसके शौहर के अलावा किसी और मर्द से पैदा होता है। सजा के तौर पर उसे अपने सीने पर ऑरेंज रेड कलर का लेटर ए लगाकर रखना होता है ताकि सारी दुनिया उसकी बेइज्जती देखे। नॉवल ये देखता है कि हेस्टर इस बेइज्जती के बावजूद कैसे जिंदगी गुजारती है, अपनी बेटी पर्ल की परवरिश कैसे करती है और आखिर में छुटकारा यानी रिडेम्पशन कैसे पाती है। ये कहानी गुनाह यानी सिन, गिल्ट और मुआशरे की उम्मीदों यानी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के बारे में है। ये इंसान की फितरत और अखलाकियात यानी मोरालिटी को बहुत गहराई से एनालाइज करती है। हैरान कुन बात यह है कि ये नावल आज भी उतना ही रिलेटेबल है जितना उस वक्त था, क्योंकि आज भी सोसाइटी किसी औरत को उसकी जात की बुना पर जज करती है। हॉथॉर्न ने इसे साइकोलॉजिकल रोमांस का नाम दिया। मतलब ये कि इसमें रोमांस ट्रेडिशनल जेंडर वाली चीज़ों के साथ साथ इंसान के अंदर चलने वाली जंग यानी इंसान का खुद से टकराव, इसको भी गहराई से दिखाया गया है। इसमें गॉथिक लिटरेचर के एलिमेंट्स भी हैं, यानी अंधेरा, खौफ, सुपरनैचुरल चीज़ों का एहसास। बॉस्टन का शहर तारिक और पुरासरार है और जंगल धूप और साए वाली जगह है। हॉथॉर्न ने यह नावल सितंबर 1849 से फरवरी 1850 के दरमियान सिर्फ चंद महीनों में मुकम्मल किया। इमेजिन करें, इतनी अजीम किताब इतने कम अरसे में वजूद में आई। पब्लिकेशन के बाद इसकी कामयाबी ने हॉथॉर्न को लिटरेरी फेम दिया और माली परेशानियां कुछ कम हुए।
1850 में पहली बार पब्लिश होने के बाद आज तक ये किताब कभी आउट ऑफ प्रिंट नहीं हुई, यानी ये मुसलसल पब्लिश हो रही है और सेल हो रही है। अब देखते हैं कि हॉथॉर्न ने इसे क्यों लिखा। हॉथॉर्न्स इंटेंशंस। हॉथॉर्न बचपन से तारीखी कहानियां रीड करते थे। उन्होंने जेम्स फेनिमोर कूपर और सर वॉल्टर स्कॉट जैसे राइटर्स को पढ़ा था, लेकिन वो उससे आगे जाना चाहते थे। वो सिर्फ किरदार को सरफेस लेवल पर ही नहीं दिखाना चाहते थे, बल्कि उनकी जज्बाती और ज़हनी कैफियत को बेनिकाब करना चाहते थे। उनकी पिछली कहानियां जैसे द जेंटल बॉय और यंग गुडमैन ब्राउन इन्हीं टॉपिक्स की तैयारी थी। इन कहानियों में वो प्यूरिटन्स की सख्त गिरी और गुनाह की पेचीदगियां, एम्बिग्युइटी ऑफ सिन, दिखा चुके थे। खास तौर पर ईथन ब्रैंड नाम की कहानी में उन्होंने अनपार्डनेबल सिन की तारीफ की। ये गुनाह है जिसमें अक्ल यानी इंटेलेक्ट का जज्बात, हार्ट पर डोमिनेंट हो जाना होता है। यही ख्याल आपको डॉक्टर चिलिंगवर्थ के किरदार में नजर आएगा, जो साइंस का आदमी है मगर बदला लेने की आग में जलकर अपनी इंसानियत खो देता है। द वर्ल्ड ऑफ द नॉवल। इस नॉवल में हम दो दुनियाएं देखेंगे। बॉस्टन शहर, ये प्यूरिटन्स की दुनिया है जहां बाइबल पढ़ी जाती है, सख्त कवानीन बनते हैं और लोगों पर फैसले सुनाए जाते हैं। जंगल, द फॉरेस्ट, ये शैतान की जगह कहलाती है। अंधेरी, पुरासरार, कभी धूप वाली कभी सायादार। ये वो जगह है जहां कवानीन तोड़ने वाले और अपने जज्बात की पैरवी करने वाले लोग जाते हैं। अमेरिकन नॉवल का आगाज। फर्स्ट अमेरिकन नॉवल 1850 में जब ये नावल पब्लिश हुआ तो अमेरिका अभी एक नई कौम थी। बमुश्किल 70 साल पहले आज़ादी मिली थी। उस वक्त तक अमेरिकन लिटरेचर भी ब्रिटिश लिटरेचर का ही रिफ्लेक्शन था। हॉथॉर्न का ये नावल पहला नावल था जिसने खास तौर पर अमेरिकन तर्ज ज़बान, किरदार और मसाइल पेश किए। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि मुआशरे में तब्दीली की एक उम्मीद थी। एडल्ट्री का टॉपिक अभी भी सेंसिटिव था और इस पर लिखना उनके करियर के लिए खतरनाक था, लेकिन हॉथॉर्न ने विजडम से काम लिया। उन्होंने ओरिजिनल स्टोरी यानी अफेयर को नहीं दिखाया, बल्कि उसके बाद वाले इफेक्ट्स को दिखाया। मास प्रोडक्शन। इस नॉवेल की पॉपुलैरिटी की एक और वजह भी थी। ये अमेरिका की उन पहली किताबों में से था जो उन प्रिंटिंग प्रेस से बड़ी तादाद में छापी गईं। पहली बार 2500 कॉपीज पब्लिश की गईं और फौरन सेल हो गईं। लोगों ने इस पर बहस की, इसे अप्रिशिएट किया और इस पर तनकीद की। साथ ही न्यू इंग्लैंड के लिटरेरी सर्कल्स में हॉथॉर्न की पॉपुलैरिटी पहले से थी। वो जल्द ही हरमन मेलविल के दोस्त बन गए। इसलिए ये नावल आम लोगों और ख़ास लोगों दोनों में पॉपुलर हुआ। एडेप्टेशंस। ये नावल इतना मकबूल हुआ कि इस पर कई फिल्में, टीवी ड्रामे और स्टेज ड्रामे भी बने। अब हम बात करेंगे इस नावल के किरदारों की। ये किरदार बहुत अहम हैं क्योंकि इन्हीं के जरिए हमें कहानी समझ आती है। हर किरदार का एक खास काम है और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलो सबसे पहले मेन कैरेक्टर से शुरू करते हैं। हेस्टर प्रिन, प्रोटैगनिस्ट। हेस्टर प्रिन इस नावल की हीरोइन है। वो एक नौजवान, खूबसूरत और मजबूत औरत है। हेस्टर ने एक अंग्रेज स्कॉलर से शादी की हुई थी जो उम्र में उससे बहुत बड़ा था। उसका शौहर चिलिंगवर्थ उसे अमेरिका भेज देता है और वादा करता है कि वो बाद में आएगा, लेकिन वो 2 साल तक नहीं आता। इंतजार करते करते हेस्टर का ताल्लुक कस्बे के नौजवान पादरी आर्थर डिम्सडेल से हो जाता है, जिसके नतीजे में उसकी बेटी पर्ल पैदा होती है। जिना यानी अडल्ट्री के जुर्म में उसे सीने पर ऑरेंज रेड लेटर ए लगाने की सजा मिलती है। वो इसे सोने के धागे से खुद कढ़ाई करके बनाती है, जो उसकी बगावत को जाहिर करता है। हेस्टर बहुत मजबूत औरत है। वो बरसों की बेइज्जती और तन्हाई बर्दाश्त करती है। वो खामोशी से अपनी सजा बेयर करती है, लेकिन अंदर से कभी तौबा, रिपेंट नहीं करती। उसे लगता है कि उसकी सजा बहुत सख्त है। वो डिम्सडेल से मोहब्बत करती है, चिलिंगवर्थ से डरती है और पर्ल की माँ है। अब अगर कैरेक्टर आर्क की बात करें तो शुरू में हेस्टर शर्मसार और खामोश है। दरमियान में वो मजबूत होकर अपने और डिम्सडेल के लिए लड़ती है। आखिर में वो कस्बे की सबसे अक्लमंद और मुअज़्ज़ज़ खातून बन जाती है, जिसके पास लोग मशवरे लेने आते हैं। उसके बाद है आर्थर डिम्सडेल, सीक्रेट सिनर। डिम्सडेल कस्बे का नौजवान और मशहूर पादरी है। वो पर्ल का बाप है। वो एक बहुत अच्छा स्पीकर है। उसके वर्ड्स यानी सरमन्स लोगों के दिलों में उतर जाते हैं, लेकिन वो कमजोर है, अपने गुनाह को पब्लिकली एक्सेप्ट में नहीं कर सकता।
वो छुपा छुपा कर गिल्ट में मुब्तला रहता है। वो खुद को कोड़े मारता है, भूखा रहता है और आखिरकार बीमार हो जाता है। चिलिंगवर्थ उसकी कमजोरी को पकड़कर उसे नफ्सियाती तौर पर टॉर्मेंट करता है। शुरू में वो खामोश और बीमार है। दरमियान में वो हेस्टर से मिलकर भागने का प्लान बनाता है। आखिर में वो अवाम में अपना गुनाह एक्सेप्ट करके मर जाता है। वो हेस्टर से मोहब्बत करता है। पर्ल का बाप है और चिलिंगवर्थ का शिकार है। पर्ल लिविंग स्कारलेट लेटर। पर्ल हेस्टर डिमिसडेल की बेटी है। वो कहानी में एक अलामत सिंबल की तरह है। पर्ल एक खूबसूरत लेकिन जिद्दी और जंगली बच्ची है। लोग कहते हैं कि वो इंसान नहीं लगती। उसका बाप शायद शैतान, डेविल है। पर्ल बहुत ज़हीन है। वो चीज़ें देख लेती है जो दूसरे नहीं देखते। वो अपनी माँ के सीने वाले लेटर ए से बहुत मुतासिर है और उसके बारे में पूछती है। वो डिमिसडेल को भी पहचान लेती है और उससे कहती है कि वो पब्लिक में उनके साथ खड़ा हो। शुरू में पर्ल एक मसला है, एक जंगली बच्ची। दरमियान में वो हकीकत जानने वाली बन जाती है। आखिर में जब डिमिसडेल मर जाता है तो उसके जंगलीपन खत्म हो जाता है और वो यूरोप जाकर एक अमीर घराने में शादी कर लेती है। वो हेस्टर और डिमिसडेल की बेटी है और चिलिंगवर्थ उसे वरासत इनहेरिटेंस दे देता है। रॉजर चिलिंगवर्थ असली विलन, ट्रू एंटागोनिस्ट। चिलिंगवर्थ हेस्टर का हस्बैंड है जो बूढ़ा और बिगड़ा हुआ स्कॉलर है। वो एम्स्टरडैम से आता है और उसी दिन पहुंचता है जब हेस्टर को स्कैफोल्ड यानी फांसी वाली जगह पर खड़ा किया जा रहा होता है। वो फिजिशियन बनकर कस्बे में रहने लगता है। वो पर्ल के बाप को ढूंढकर उससे बदला लेना चाहता है। जब उसे पता चल जाता है कि डिमिसडेल ही पर्ल का बाप है तो वो उसके साथ रहकर उसे नफ्सियाती तौर पर टॉर्मेंट करता है। चिलिंगवर्थ बहुत ज़हीन है लेकिन उसका दिल शैतान जैसा है। वो बदला लेने की आग में जलकर खुद भी तबाह हो जाता है। वो इंसानियत यानी कंपैशन खो देता है। शुरू में वो एक धोखा खाया हुआ शौहर है जिस पर हमदर्दी आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी बढ़ती है वो बदले की मशीन बन जाता है। आखिर में जब डिमिसडेल मर जाता है तो उसका बदला खत्म हो जाता है और वो खुद भी मर जाता है। वो हेस्टर का शौहर है, डिमिसडेल का दुश्मन है और पर्ल को वरासत देता है। गवर्नर बेलिंघम सियासी ताकत, सिविल अथॉरिटी। वो कस्बे का गवर्नर है, एक अमीर और बूढ़ा आदमी। वो एक अंग्रेज एरिस्टोक्रेट की तरह लगता है। वो रूल्स को सख्ती से फॉलो करता है। जब पर्ल को हेस्टर से लेने की बात आती है तो वो उसे लेने के हक में होता है, लेकिन डिमिसडेल की तकरीर सुनकर वो मान जाता है कि पर्ल हेस्टर के पास रहे। उसके अपने घर में जादूगरनियां, विचक्राफ्ट होती हैं, लेकिन उसे पता नहीं होता। उसकी बहन मिस्ट्रेस हिबिन्स एक जादूगरनी होती है। मिस्ट्रेस हिबिन्स खफिया बुराई, हिडन ईविल। वो गवर्नर बेलिंघम की बहन है और एक बेवा औरत है। वो मशहूर है कि रातों को जंगल में जाकर शैतान ब्लैकमैन से मिलती है। बाद में उसे जादूगरनी, विच होने के इल्जाम में फांसी दी जाती है। वह प्यूरिटन मुआशरे के हिपोक्रिटिकल एस्पेक्ट को जाहिर करती है। बाहर से सब मजहबी और पाकीज़ा नजर आते हैं, लेकिन अंदर से कितने खराब हैं। रेवरेंड जॉन विल्सन मजहबी ताकत, रिलीजियस अथॉरिटी। वो बॉस्टन का सबसे बूढ़ा पादरी है और डिमिसडेल का साथी भी है। वो स्ट्रिक्ट मजहबी उसूलों पर यकीन रखता है। वो गुनहगारों को सख्त सजा देने की वकालत करता है, लेकिन वो डिमिसडेल की तकरीर से मुताअस्सिर होकर नरम भी हो जाता है। ब्लैकमैन ये कोई असली किरदार नहीं बल्कि एक अलामत, सिंबल है। ये शैतान डेविल का निकनेम है। लोगों का ख्याल है कि जंगल में एक काला आदमी रहता है जो लोगों से कहता है कि वो अपने खून से उसकी किताब में अपने नाम लिखवाएं। ये हेस्टर के गुनाह और जंगल की बुराई की अलामत है। अब हम किरदारों का आपस में रिश्ता देख लेते हैं, यानी रिलेशनशिप मैप। हेस्टर प्रिन, ब्रेडिन शादी। रॉजर चिलिंगवर्थ। हेस्टर प्रिन, मुहब्बत इम गुनाह। आर्थर डिमिसडेल। रॉजर चिलिंगवर्थ, बदला सो टॉर्मेंट। आर्थर डिमिसडेल। रॉजर चिलिंगवर्थ, वरासत। पर्ल। गवर्नर बेलिंघम इन चिभाई। मिस्ट्रेस हिबिन्स। मिस्ट्रेस हिबिन्स, शैतान की साथी, ब्लैकमैन। इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्टूडेंट्स इन किरदारों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हेस्टर हमें सिखाती है कि बेइज्जती के बावजूद इज्जत से कैसे जिया जाता है। डिमिसडेल हमें दिखाता है कि छुपा हुआ गुनाह इंसान को अंदर से खा जाता है। चिलिंगवर्थ हमें बताता है कि बदला लेने की आग इंसान को शैतान बना देती है। पर्ल उस मोहब्बत और गुनाह का नतीजा है जो आखिरकार अपने माँ बाप को जोड़ देती है।
बेलिंगहम और विल्सन उस सख्त निजाम की नुमाइंदगी करते हैं जो हेस्टर को सजा देता है। मिस्ट्रेस हिबिन्स उस मुनाफिकत हिपोक्रेसी को जाहिर करती है जो हर मुआशरे में चुप्पी होती है। अब हम द स्कारलेट लेटर की कहानी को तफसील से समझते हैं। ये कहानी 3 हिस्सों में बंटी हुई है। आगाज यानी एक्सपोजिशन, वसत यानी राइजिंग एक्शन और अंजाम यानी रिजोल्यूशन। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट सीन, फांसी का तख्ता, द स्कैफोल्ड सीन। कहानी शुरू होती है जून 1642 में बॉस्टन के पुरिटन कस्बे में। एक भीड़ जमा है किसी सजा को देखने के लिए। हेस्टर प्रिन नामी एक नौजवान खातून को जेल से निकाला जाता है। उसकी गोद में एक बच्ची है जिसका नाम पर्ल है और उसके सीने पर एक ऑरेंज रेड कलर का लेटर ए बना हुआ है जो उसने सोने के धागे से खुद कढ़ाई करके बनाया है। हेस्टर पर जिना एडल्ट्री का इल्जाम है। सजा के तौर पर उसे चौक में बने स्कैफोल्ड यानी फांसी के तख्ते पर 3 घंटे खड़ा होना है ताकि लोग उसे देख कर जलील करें। लोगों में कुछ औरतें हेस्टर की खूबसूरती और खामोश वकार पर नाराज हैं। वह कहती हैं कि इसे और सख्त सजा मिलनी चाहिए। रेवरेंड विल्सन और आर्थर डिमिसडेल नामी पादरी हेस्टर से पूछते हैं कि बच्ची का बाप कौन है, लेकिन हेस्टर नाम बताने से इनकार कर देती है। द अराइवल ऑफ चिलिंगवर्थ। भीड़ में हेस्टर को एक बूढ़ा बिगड़ा हुआ आदमी नजर आता है। वह पहचान लेती है कि ये उसका शौहर है जो एम्स्टरडैम से आया है। उसका नाम रॉजर चिलिंगवर्थ है। चिलिंगवर्थ किसी से पूछकर हेस्टर की कहानी के बारे में जान जाता है, यानी उसे बताया जाता है कि वह एक अंग्रेज स्कॉलर से ब्याही गई थी जो उसके पीछे बॉस्टन आने वाला था लेकिन कभी नहीं आया। इसके 2 साल बाद हेस्टर ने यह गुनाह किया है। चिलिंगवर्थ गुस्से में कहता है कि बच्ची का बाप भी सजा पाएगा और वह उसे ढूंढ लेगा। हेस्टर जब वापस जेल में होती है तो जेलर चिलिंगवर्थ को बितौर फिजिशियन अंदर लाता है ताकि वह हेस्टर और बच्ची को जड़ी बूटियों से ठीक करे। चिलिंगवर्थ हेस्टर को धमकी देता है कि वह कभी उसकी असल पहचान न बताए। अगर उसने बताया तो वह बच्ची के बाप को तबाह कर दिएगा। हेस्टर मजबूरन वादा कर लेती है कि वो चिलिंगवर्थ के बारे में किसी को नहीं बताएगी। 3 years later, हेस्टर जेल से रिहा होकर कस्बे के किनारे जंगल के करीब एक झूंपड़ी में रहने लगती है। वह सिलाई का काम करके पैसे कमाती है, खास तौर पर बड़े लोगों के लिए, लेकिन लोग उससे दूर रहते हैं। वह अक्सर गरीबों और बीमारों की मदद करती है। उसकी बेटी पर्ल बड़ी होती है तो बहुत जिद्दी और जंगली हो जाती है। वह अपनी माँ की भी नहीं मानती। पर्ल को अपनी माँ के सीने से बहुत तजस्सुस होता है और वह उससे इस ए लेटर के बारे में पूछती रहती है, लेकिन हेस्टर जवाब नहीं देती। डिमिसडेल की बीमारी, डिमिसडेल्स इलनेस। आर्थर डिमिसडेल कस्बे का नौजवान और मकबूल पादरी होता है। वह बीमार रहने लगता है, दिल की तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। लोग उसकी बीमारी की वजह नहीं समझ पाते। चिलिंगवर्थ अब बॉस्टन में बितौर फिजिशियन काम करता है। हालांकि उसने कोई बाकायदा मेडिकल ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन वह बहुत जल्द मशहूर हो जाता है। डिमिसडेल उसका मरीज बनता है और उसकी देखभाल के लिए उसके घर में शिफ्ट हो जाता है। चिलिंगवर्थ को शक होने लगता है कि डिमिसडेल की बीमारी और हेस्टर के गुनाह में कोई ताल्लुक है। एक दिन जब डिमिसडेल सो रहा होता है, चिलिंगवर्थ उसकी कमीज हटाकर देखता है कि उसके सीने पर भी कोई निशान है जो हेस्टर वाले लेटर ए जैसा है। अब चिलिंगवर्थ को यकीन हो जाता है कि डिमिसडेल ही पर्ल का बाप है। वह उसे टॉर्मेंट करना शुरू कर देता है, नफ्सियाती तौर पर उस पर दबाव डालता है। द सेकंड स्कैफोल्ड सीन। एक रात डिमिसडेल अपने जुर्म की शर्मिंदगी से इतना ज्यादा परेशान होता है कि वह उसी स्कैफोल्ड पर आ जाता है जहां हेस्टर को जलील किया गया था। वह वहां खड़ा होकर इमेजिन करता है कि सारा कस्बा उसे देख रहा है। उसके सीने पर भी वही लेटर बना है। उसी वक्त हेस्टर और पर्ल वहां से गुजरती हैं। डिमिसडेल उन्हें अपने साथ खड़े होने को कहता है। पर्ल पूछती है कि कल दोपहर को वह हम तीनों को साथ खड़ा करेगा। डिमिसडेल इनकार कर देता है। अचानक आसमान में एक मीटियर गिरता है जो एक बड़े ए की शक्ल बना देता है। उसकी रोशनी में तीनों लोग नजर आते हैं और दूर खड़ा चिलिंगवर्थ भी नजर आ जाता है। चिलिंगवर्थ डिमिसडेल को घर ले जाता है। हेस्टर देख लेती है कि चिलिंगवर्थ धीरे धीरे डिमिसडेल को मार रहा है। जंगल का मंजर, द फॉरेस्ट सीन। कुछ हफ्ते बाद हेस्टर चिलिंगवर्थ को जंगल में जड़ी बूटियां चुनते देखती है। वह उसे बताती है कि वह डिमिसडेल को सच बता देगी कि चिलिंगवर्थ उसका शौहर है। चिलिंगवर्थ कहता है कि जैसे तेरी मर्जी,
अब किस्मत का फैसला है। हेस्टर पर्ल को लेकर जंगल में डिमिसडेल का इंतजार करती है। डिमिसडेल आता है तो वह उसे चिलिंगवर्थ की असलियत बताती है। डिमिसडेल पहले गुस्से में आता है लेकिन फिर मान जाता है कि वह सब मिलकर यूरोप भाग जाएंगे। उन्हें एक जहाज मिल जाता है जो 4 दिन बाद रवाना होगा। इस मंसूबे से डिमिसडेल में नई जान आ जाती है। हेस्टर अपना लेटर ए उतार कर जंगल में फेंक देती है और अपने बाल खोल लेती है, लेकिन पर्ल अपनी मां को हर्फ यानी लेटर के बगैर नहीं पहचान पाती। हेस्टर को दोबारा वो लेटर पहनना पड़ता है। द इलेक्शन सर्मन। अगले दिनों में पता चलता है कि जिस जहाज पर वह भागने वाले हैं उसमें चिलिंगवर्थ ने भी जगह बुक करा ली है। इलेक्शन डे आता है। ये एक बड़ा मौका होता है जब नए गवर्नर का इंतखाब होता है। डिमिसडेल को सरमन यानी स्पीच देना होती है। वह अपनी जिंदगी के बेहतरीन स्पीच देता है। लोग उसे बेहद सराहते हैं, लेकिन जब जलूस चर्च से निकलता है तो डिमिसडेल लड़खड़ा कर गिरने लगता है। वह हेस्टर और पर्ल को देखता है, फिर अचानक सीधा उसी स्काफोल्ड पर चढ़ जाता है। चिलिंगवर्थ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डिमिसडेल उसे नजरअंदाज कर देता है। एतराफ और मौत, कन्फेशन एंड डेथ। डिमिसडेल हेस्टर और पर्ल को अपने साथ स्काफोल्ड पर बुला लेता है। वह लोगों से कहता है कि वह भी हेस्टर की तरह गुनहगार है और उसे 7 साल पहले उसके साथ खड़ा होना चाहिए था। फिर वह अपनी कमीज फाड़कर दिखाता है कि उसके सीने पर भी वही किरमिजी लेटर बना हुआ है जो उसकी अपनी जिल्द पर गुहना किया गया है, कार्व्ड। डिमिसडेल घुटनों के बल गिर जाता है और हेस्टर की बाहों में दम तोड़ देता है। पर्ल पहली बार अपने बाप को बूसा देती है। चिलिंगवर्थ, जिसका बदला खत्म हो जाता है, 1 साल बाद मर जाता है। वह अपनी सारी दौलत पर्ल के नाम कर जाता है। रेजोल्यूशन। हेस्टर और पर्ल बॉस्टन छोड़कर चली जाती हैं। पर्ल यूरोप में एक अमीर घराने में शादी कर लेती है और मां को खत लिखती रहती है। कई साल बाद हेस्टर अकेली वापस आती है। अपनी पुरानी झूंपड़ी में रहने लगती है। वह अब भी वही हरफ सीने पर लगाए रखती है। लोग उसके पास मशवरे और सुकून के लिए आने लगते हैं। जब हेस्टर मर जाती है तो उसे डिमिसडेल के पहलू में दफन किया जाता है। उनकी कब्र का पत्थर एक ही है जिस पर सिर्फ एक लेटर ए बना हुआ है। एक अहम बात, कस्टम हाउस का तारुफ। ये बात याद रखें कि नावल शुरू होता है एक लंबे तारुफ से जिसे द कस्टम हाउस कहते हैं। इसमें एक नामालूम नरेटर, जो खुद हॉथॉर्न है, बताता है कि वह सेलेम के कस्टम हाउस में सर्वेयर था। एक दिन उसे एटिक में एक पुराना मैन्यूस्क्रिप्ट मिला जिसके साथ एक ऑरेंज रेड कलर का हरफ ए भी था। यह मैन्यूस्क्रिप्ट 200 साल पुराना था। जब नरेटर की नौकरी छूट गई तो उसने इस मैन्यूस्क्रिप्ट को एक नावल की शक्ल दे दी। द स्कारलेट लेटर वही नावल है। अब हम बात करेंगे उन अलामतों, सिंबल्स की जो इस नावल में बहुत अहम हैं। द स्कारलेट लेटर में हर चीज अलामत है। हर रंग, हर किरदार, हर जगह के पीछे कोई ना कोई गहरा मतलब छुपा है। चलो सबसे अहम अलामत से शुरू करते हैं। द स्कारलेट लेटर, ए। ये हर्फ शुरू में शर्मिंदगी की अलामत है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हेस्टर की ताकत और कामयाबी की अलामत बन जाता है। प्योरिटन्स ने यह हर्फ हेस्टर की शर्मिंदगी के लिए बनाया था। वह चाहते थे कि ये उसके गुनाह की निशानी बनकर रहे ताकि हर कोई देखे और नफरत करे। लेकिन नावल क्या, नरेटर इसे मिस्टिक सिंबल कहता है, एक पुरस्कार अलामत जिसके बहुत से मानी हैं। अब हम देखते हैं कि ये लेटर पूरे नावल में कैसे इवॉल्व होता है, यानी पूरे नॉवल में उसका मीनिंग चेंज कैसे होता है। फर्स्ट मीनिंग एडल्ट्री। शुरू में यह सिर्फ जिना की अलामत है। हेस्टर ने यह गुनाह किया और यह हर्फ उसकी सजा है। सेकंड मीनिंग अबली यानी काबिल। जैसे जैसे वक्त गुजरता है हेस्टर अपनी सिलाई के काम से मशहूर हो जाती है। वह गरीबों की मदद करती है, बीमारों की देखभाल करती है। लोग देखते हैं कि यह औरत वाकई काबिल है। हर्फ ए अब एबल बन जाता है। थर्ड मीनिंग एंजल, फिरिश्ता। डिमिसडेल 2 बार हेस्टर को एंजल कहता है। जब वह जंगल में मिलते हैं तो डिमिसडेल को लगता है कि हेस्टर उसके लिए फिरिश्ता बनकर आई है। हरफ ए अब एंजल बन जाता है। फोर्थ मीनिंग अमेरिका, अमेरिका। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि यह हर्फ अमेरिका की भी अलामत है, एक नई दुनिया जहां पुराने कवानीन नहीं चलते। फिफ्थ मीनिंग एडम, आदम। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ भी इशारा करता है। पहला गुनाह, पहली शर्मिंदगी। आखिर में यह हर्फ हेस्टर की फतह, ट्रायम्फ की अलामत बन जाता है। वह उन लोगों पर गालिब आ जाती है जो उसे सजा देना चाहते थे। वह मरती है तो यह हर्फ उसकी कब्र पर भी लगा होता है।
लेकिन अब ये शर्मिंदगी नहीं, इज्जत की अलामत है। दूसरा सिंबल है पर्ल। पर्ल खुद एक जिंदा अलामत है। वह हेस्टर और डिमिसडेल के गुनाह का जिस्मानी सबूत है। नरेटर चैप्टर 19 में पर्ल को लिविंग हेरोग्लिफिक कहता है, एक जिंदा तस्वीरी तहरीर। वह अपने माँ बाप के गुनाह को अपने वजूद में लिए फिरती है। प्योरिटन्स के लिए पर्ल एक शैतान है, एक बदरूह। वह उसे डीमन चाइल्ड कहते हैं। वह उस गुनाह की याद दिलाती है जिसे माशरा भूलना चाहता है। लेकिन रीडर के लिए पर्ल सबसे पाकीज़ा प्योर किरदार है। वह फितरत नेचर से जुड़ी हुई है, जंगल में खिलती है, जानवरों से बातें करती है। वह उस माशरे से बाहर है जो झूठ और मुनाफिकत हिपोक्रेसी पर बना है। पर्ल का नाम भी अलामत है। पर्ल यानी मोती। मोती समुंदर की गहराई में दर्द से पैदा होता है। एक रेत का जर्रा सदफ के अंदर जाता है, तकलीफ देता है और आखिर में मोती बन जाता है। इसी तरह पर्ल अपने माँ बाप के दर्द और गुनाह से पैदा हुई और आखिर में वही उनके लिए नजात, रिडेम्पशन का जरिया बनती है। तीसरा सिंबल है रेड एंड ब्लैक। लाल रंग हेस्टर के जज्बात और पैशन की अलामत है, जबकि स्याह रंग गुनाह, शैतान और मौत की अलामत है। लाल रंग हेस्टर की पैशनेट नेचर को जाहिर करता है। वह एक ऐसी औरत है जिसने अपने दिल की सुनी, चाहे महाशरा उसे सजा दिए। जब हेस्टर जंगल में अपने बाल खोलती है तो उसकी खूबसूरती लाल रंग की तरह चमकती है। वह लम्हा जिंदगी और जज्बात की वापसी है। स्याह रंग शैतान यानी ब्लैक मैन की अलामत है, जो जंगल में रहता है। चिलिंगवर्थ जब हेस्टर से बात करता है तो कहता है कि हमारी किस्मत एक ब्लैक फ्लावर है, एक स्याह फूल जो गुनाह से खिला। चिलिंगवर्थ खुद स्याह रंग की अलामत है। वह तारीक, बदसूरत और अंदर से शैतान जैसा है। फोर्थ सिंबल है कब्र का पत्थर, द टूमस्टोन। नावल के आखिर में हेस्टर और डिमिसडेल की कब्र का पत्थर एक है और उस पर लिखा है ऑन अ फील्ड सेबल द लेटर ए गूल्स, मतलब स्याह जमीन पर कुर्मिजी हर्फ जल रहा है। सेबल मतलब मौत, गुनाह और वह तमाम तकलीफ जो उन्होंने झेली। इस लाइन में गुल्स जो है वो हेस्टर की मोहब्बत, उसका जज्बा और उसकी कहानी है जो कभी नहीं मरती। अब हम बात करेंगे इन अहम थीम्स की जो इस नावल को समझने के लिए जरूरी हैं। द स्कारलेट लेटर सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत गहरे मीनिंग छुपे हैं। 1. पब्लिक गिल्ट वर्सेस प्राइवेट गिल्ट। ये थीम ही दिखाता है कि किसी गुनाह को अवाम में सजा देना उससे भी ज्यादा तकलीफदा है जो गुनाह खुद देता है। प्यूरिटन कानून के मुताबिक जिना, एडल्ट्री की सजा मौत थी। बाइबल में साफ लिखा था कि जानी और जानिया दोनों को मरना चाहिए, लेकिन हेस्टर को सिर्फ लेटर ए लगाने की सजा मिलती है। हॉथॉर्न हमें दिखाना चाहते हैं कि पब्लिक शामिंग कभी भी किसी गुनाह की पूरी हकीकत नहीं दिखा सकती। हेस्टर का गुनाह सिर्फ एक इवेंट नहीं, इसके पीछे मोहब्बत, तन्हाई और जज्बात थे। अवाम वह सब नहीं देख सकती। हेस्टर ने अवाम में सजा भुगती, लोग उसे घूरते रहे, उसकी बेइज्जती हुई, लेकिन इस अवामी सजा ने उसे अंदर से मजबूत बना दिया। वह जानते बूझते हुए भी अपने गुनाह से बाहर आ गई। डिमिसडेल ने अपना गुनाह छुपाए रखा। किसी को पता नहीं था कि वह पर्ल का बाप है, लेकिन इस प्राइवेट गिल्ट ने उसे अंदर से खा लिया। वह बीमार हुआ, खुद को कूड़े मारे और आखिर में मर गया। अब हॉथॉर्न का सवाल यह है कि क्या माशरे को यह हक है कि वह दो लोगों के निजी मामले में दखल दे? क्या जिना वाकई माशरे के खिलाफ जुर्म है? बाइबल में यीशुआ ने कहा था कि जो बेगुनाह हो वह पहला पत्थर उठाए। हर शख्स अपने गुनाहों के लिए खुद काफी सजा पाता है। 2. पनिशमेंट वर्सेस फॉरगिवनेस। ये थीम ही बताता है कि इंसान दूसरों के गुनाहों को माफ करता है या सजा देता है, और ये फैसला खुद उसकी अपनी जात को कैसे बदल देता है। चिलिंगवर्थ इस थीम का मरकजी किरदार है। वह हेस्टर को माफ कर देता है, क्यों? शायद इसलिए कि वह खुद को बेवकत समझता है। वह बूढ़ा है, बदसूरत है और हेस्टर को अकेला छोड़ दिया था। लेकिन डिमिसडेल को वह माफ नहीं करता। डिमिसडेल में वह सब कुछ है जो चिलिंगवर्थ में नहीं, जवानी, खूबसूरती, जोश। चिलिंगवर्थ डिमिसडेल से बदला लेने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। चिलिंगवर्थ को नॉवेल में लीच कहा गया है, एक ऐसा कीड़ा जो खून चूसता है। वह डिमिसडेल की तवानाई चूस लेता है। जैसे जैसे डिमिसडेल कमजोर होता है, चिलिंगवर्थ मजबूत होता जाता है। आखिर में डिमिसडेल अवाम में एतराफ करके मर जाता है। उसकी मौत चिलिंगवर्थ को ताकत से खाली कर देती है। अब न वह सजा दे सकता है, न माफ। वह खुद 1 साल बाद मर जाता है। 3. सिन एंड जजमेंट। ये थीम ही सवाल करता है कि गुनाह क्या है और कौन फैसला करे कि किस गुनाह की क्या सजा होनी चाहिए।
हॉथॉर्न पूरे नावल में गुनाह की तारीफ पर सवाल उठाता है, लेकिन कौन सा गुनाह? क्या हेस्टर का गुनाह वाकई गुनाह था? उसने चिलिंगवर्थ से शादी की तो वह समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या रिश्ता है। फिर वह बरसों अकेली रही। फिर उसे पहली बार मोहब्बत मिली डिम्सडेल से। तो क्या गुनाह जिना है, या गुनाह यह है कि उसने सोचे समझे बगैर चिलिंगवर्थ से शादी कर ली? चिलिंगवर्थ का गुनाह क्या है? हेस्टर को बरसों अकेला छोड़ देना, या फिर माफ न करना, या फिर जानबूझकर डिम्सडेल को मारना? डिम्सडेल का गुनाह जिना है, या ये कि उसने छुपाया और असरमंस देता रहा जबकि वह खुद गुनहगार था? फैसला कौन करे? प्यूरिटन्स के नजदीक गुनाह वह था जो बाइबल के खिलाफ हो। हॉथॉर्न के जमाने में गुनाह की तारीफ बदल चुकी थी, आज और भी बदल गई है। ये हमें मॉरल रिलेटिविज्म नहीं सिखाता, बल्कि ये सिखाता है कि दूसरों पर फैसला करने से पहले सोचो। फॉर सिविलाइजेशन वर्सेस विल्डरनेस। यह थीम दिखाता है कि पुरितन कस्बा और जंगल दो मुख्तलिफ दुनिया हैं। एक में कवानीन है, दूसरे में आज़ादी। पर्ल इस थीम की मेन सिंबल है। वह जंगल की तरह है, जंगली, आज़ाद, बेकाबू। वह कस्बे के कवानीन नहीं मानती, लोगों की परवाह नहीं करती। जब तक डिम्सडेल जिंदा है, पर्ल एक मैग्नेटिस की तरह हेस्टर और डिम्सडेल को खींचती है। वह चाहती है कि वह दोनों मिल जाएं, अपने गुनाह को तस्लीम करें। लेकिन जैसे ही डिम्सडेल मरता है, पर्ल का जंगलीपन खत्म हो जाता है। वह एक आम लड़की बन जाती है, शादी कर लेती है, माशरे में घुल मिल जाती है। 5 द टाउन वर्सेस द वुड्स। जब भी हेस्टर कस्बे में होती है, उसे अपने गुनाह की सजा याद आती है। गवर्नर उससे पर्ल लेना चाहता है, चिलिंगवर्थ उसे धमकी देता है, डिम्सडेल उसे देखकर शर्मिंदा होता है। लेकिन जब वह जंगल में जाती है, सब बदल जाता है। जंगल रिवायती तौर पर बेलगाम जज्बात यानी अनब्राइडल्ड पैशन की अलामत है। वहां हेस्टर आज़ाद है। वह लेटर उतार सकती है, बाल खोल सकती है, डिम्सडेल से सच्च बातें कर सकती है। डिम्सडेल भी रात के अंधेरे में, जो जंगल की तरह है, आज़ाद है। वह रात को स्कैफोल्ड पर जाकर अपना गुनाह अवाम को दिखा सकता है, चाहे कोई देखे नहीं। 6 एंड मेमोरीज वर्सेस द प्रेजेंट। ये थीम दिखाता है कि लोग माजी के गुनाहों को कब तक याद रखते हैं और कब हाल में जीना शुरू करते हैं। हेस्टर का गुनाह 7 साल पहले हुआ था। उसने खुद को माफ कर दिया है। वह अपनी जिंदगी गुजार रही है, लेकिन माशरा उसे माफ नहीं करता। आज भी लोग उसे वही हेस्टर समझते हैं। विक्टर ह्यूगो की ले मिज़ेराब्ल्स याद है? जॉन वल्जॉन ने एक छोटा सा जुर्म किया था, लेकिन सारी जिंदगी उसे मुजरिम ही समझा गया। हेस्टर भी वही है। डिम्सडेल मादी में फंसा हुआ है। वह अपने गुनाह को भूल नहीं पाता, उसे माफ नहीं कर पाता। वह बार बार उसी लम्हे में जीता है जब उसने गुनाह किया था। उसकी सारी तवज्जो माजी पर है, हाल पर नहीं। जिना और सजा, एडल्ट्री एंड पनिशमेंट। अब हम देखते हैं कि माशरा जिना, एडल्ट्री जैसे गुनाह को कैसे देखता है और उसकी सजा क्यों दी जाती है। आज के जमाने में हम हेस्टर की सजा को बहुत सख्त समझते हैं। एक औरत को सारी जिंदगी सीने पर किरमिजी हर्फ ए लगाकर रखना, लोगों का उसे घूरना, किसी का उससे बात न करना, ये सब बहुत जालिमाना लगता है। लेकिन जब हॉथॉर्न ने ये नावल लिखा, उस वक्त के पुरिटान माशरे में ये सजा बहुत नरम थी। क्यों? आइए तारीख देखते हैं। प्यूरिटन्स बाइबल को सख्ती से फॉलो करते थे। एक्सोडस 20:14 में साफ लिखा है कि तो जिना न करना। लेविटिकस 20:10 तो और भी सख्त है, जैसे अगर कोई आदमी अपने पड़ोसी की बीवी से जिना करे तो जानी और जानिया दोनों को सजाए मौत दी जाए। मैथ्यू 5:27-28 में यीशुआ ने जिना को और बढ़ा दिया, जैसे तुम सुन चुके हो कि जिना न करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी औरत को ख्वाहिश की नजर से देखता है, वह अपने दिल में उससे जिना कर चुका। तो कानून के मुताबिक तो हेस्टर और डिम्सडेल दोनों को मरना चाहिए था। इस वक्त की तारीख में हमें उस चीज का प्रूफ भी मिलता है, जैसे कि 1641 में बॉस्टन के कानून में जिना की सजा मौत थी। उस वक्त स्कैफोल्ड सिर्फ फांसी के लिए इस्तेमाल होता था, इज्जत उतारने के लिए नहीं। और 1644 में जॉन विंथ्रॉप की डायरी में लिखा है कि मेरी लथाम और जेम्स ब्रिटन को जिना के जुर्म में सजाए मौत दी गई। उसके अलावा 1688 में हॉथॉर्न के खुद के आबाओ अजदाद मेजर जॉन हैथॉर्न ने सेलम में हेस्टर क्रैफर्ड नामी औरत को कोड़े लगाने का हुक्म दिया, क्योंकि उसने नाजायज बच्चा पैदा किया था। बाद में 1694 में प्लिमथ के कानून में कहा गया कि जानी औरत को अपने कपड़ों पर लेटर ए लगाना होगा। हॉथॉर्न ने इस वाक़ये को अपनी डायरी में लिखा
और बाद में इसे अपनी कहानी एंडिकॉट एंड द रेड क्रॉस में इस्तेमाल भी किया। कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सोसाइटी। प्यूरिटन माशरा एक मुश्किल में पनस गया था। एक तरफ बाइबल सजाए मौत कहती थी, दूसरी तरफ वह समझते थे कि ये बहुत सख्त है, लेकिन साथ ही लेटर ए लगाना बहुत नरम लगता था। कुछ लोगों को हेस्टर की कढ़ाई वाला लेटर भी बहुत खूबसूरत लगा, जैसे वह अपनी सजा को भी खूबसूरत बना रही हो। हॉथॉर्न का पैगाम। अब हम देखते हैं कि हॉथॉर्न इस नावल के जरिए कहना चाहते हैं कि जिना एक निजी मामला है, इसे अवामी सजा की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अपने नतायज होते हैं, गिल्ट, शेम, सफरिंग। डिमिसडेल को देखें, उसे कोई अवामी सजा नहीं मिली, लेकिन वह अपने गिल्ट में जलकर मर गया। मुनाफिकत, हिपोक्रेसी। जो लोग हेस्टर को सजा दे रहे हैं, वह खुद भी गुनाहों से पाक नहीं। मिस्ट्रेस हिबिन्स को देखें, वह बाहर से तो मजहबी है, लेकिन अंदर से जादूगरनी है।